हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एनर्जी कंजर्वेशन के 5th चैप्टर लाइटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक निश्चित हिस्से के भीतर विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में जो लाइट वाला जो चैप्टर पढ़ रखा है 9th क्लास से, सब वही पूरा चैप्टर है। और मैं समझता हूँ अभी लास्ट ईयर भी आप लोगों ने मतलब फर्स्ट ईयर में पॉलिटेक्निक के लाइट वाला पूरा सिस्टम पढ़ा होगा। वही सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं है। ठीक है, ना ही इतनी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप लोग कभी भी मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक निश्चित हिस्से के भीतर विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है उसके एक फिक्स पार्ट के अंदर जो भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण होगा वो क्या है, प्रकाश है। दूसरी चीज़ ये कि प्रकाश जितना भी विजिबल लाइट होती है उसको हम इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज़ के बीच में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो उन्होंने क्या लिखा कि दृश्य प्रकाश को आमतौर पर इंफ्रारेड या लंबी तरंगदैर्ध्य और परावैंगनी या छोटी तरंगदैर्ध्य के बीच की रेंज में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जब बात आई लंबी तरंगदैर्ध्य की, तो लंबी तरंगदैर्ध्य कौन सी होती हैं, जिनकी वेवलेंथ जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। और छोटी वेवलेंथ कौन सी है, वो है जिनकी वेवलेंथ 4.00 इंटू 10⁻⁻7 से 7.00 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बीच होती है। ठीक है, तो फिर आता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ टर्म्स इन लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रकाश प्रणाली में मूल परिभाषाएं। तो ल्यूमेन, चमकदार फ्लक्स। अच्छा, ल्यूमेन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है। ये सारी क्या है, प्रकाश को मीज़र करने की इकाइयां हैं। ठीक है, तो एक वाट में कितने ल्यूमेन होते हैं, 683। ठीक है, ल्यूमेन वाट का फोटोमेट्रिक समकक्ष है। पीले और हरे रंग की रोशनी सबसे बड़ा वजन प्राप्त करती है, क्योंकि यह आँख को समान विकिरणमितीय शक्ति के नीले या लाल प्रकाश से अधिक उत्तेजित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 वाट बराबर 683 ल्यूमेन 555 mm तरंगदैर्ध्य पर। ठीक है, mm नहीं बल्कि nm है, नैनोमीटर। ठीक, ऐसे ही चमकदार फ्लक्स क्या होता है। चमकदार फ्लक्स एक प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा का वर्णन करता है। यह एक दीपक की आर्थिक दक्षता की माप है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बताया प्रकाशन। प्रकाशन क्या होता है, प्रकाशन सतह के एक बिंदु के अंश पर चमकदार फ्लक्स और उस अंश के क्षेत्रफल का भाग होता है, यानी कि जहाँ लाइट गिर रही है वो हिस्सा और उस हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो क्या कहलाएगा, प्रकाशन कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है लक्स। तो लक्स में क्या है कि लक्स सतह के प्रकाशन के माप की मीट्रिक इकाई होती है। जहाँ पे लाइट गिर रही है वहाँ की उस जगह के मापन की क्या है, मीट्रिक इकाई है। और लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 लक्स 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक, और विपरीत वर्ग नियम के अनुसार प्रकाशन दूरी के वर्ग के अनुपात में कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे विपरीत वर्ग नियम, औसत प्रकाश, परपथ वाट्स। ठीक है, चमकदार प्रभावकारिता, लैंप परिपथ प्रभावकारिता, स्थापित लोड
ठीक है। तो ये सब आप लोग खुद से पढ़ोगे, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लोगे, ठीक है। फिर आता है विभिन्न प्रकार के लैंप। लैंप से मतलब बल्ब, ठीक है। तो आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के बल्ब आते हैं, ठीक है। जैसे अब पहला उन्होंने जो दे रखा है कि देखो, निर्माण और संचालन विशेषताओं के आधार पर लैंप को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 3 समूह? पहला है तापदीप, दूसरा है प्रतिदीप्त, और तीसरा है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज, ठीक। तो उन्होंने क्या बताया कि HID लैंप को सोडियम वाष्प, पारावाष्प और धातु हैलाइड लैंप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लैंप को संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया गया है। आपने देखा होगा हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज बल्ब जो है वो आपने देखा होगा फिजिक्स की लैब में, सोडियम बल्ब वगैरह जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज बल्ब होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहला तापदीप बल्ब कौन से हैं? देखो, जो आपके घरों में लाइट वाला बल्ब पहले लगाया जाता था, अब तो LED बल्ब आ गए। पहले वो कांच का जो बल्ब आता था जो पीली रोशनी देता था, आज भी लोग यूज़ करते हैं उसे, वो क्या कहलाता है? तापदीप बल्ब कहलाता है, ठीक है। और उसके देखो पार्ट्स बता रखे हैं उस बल्ब में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नीचे जो एल्युमिनियम की एक वो लगी होती है जो कैप होल्डर में जाती है, वो क्या है? कैप। उस कैप के अंदर क्या है? अंदर से फ्यूज़, फिर ऊपर का हिस्सा उसके स्टेम, फिर निष्कासन ट्यूब, फिर ट्यूमेट वायर, फिर क्या है? सीसा तार, आधार तार, टंगस्टन तंतु, गैस फिलिंग। उसमें क्या होता था उस वाले बल्ब में जो था वो 0 गैसेस फिल होती थी, 0 ग्रुप वाली गैसेस, ठीक है, नियॉन, आर्गन। तो आप जब उस बल्ब को ज़मीन पे मार के फोड़ते थे तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आती थी, याद होगा। वो किसकी आवाज़ होती थी? वो गैस इतनी स्पीड से बाहर आती थी कि उसकी आवाज़ होती थी वो, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या है? रिफ्लेक्टर लैंप। तो रिफ्लेक्टर लैंप क्या कह रहे हैं? वो परावर्तक लैंप मूल रूप से तापदीप्त होते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक दर्पण के साथ प्रदान किए जाते हैं, जो लैंप के परवलयी आकार का पालन करते हैं और परावर्तक जंग के लिए प्रतिरोधी हैं। इस प्रकार लैंप रख रखाव को स्वतंत्र और आउटपुट कुशल बनाता है, ठीक है। फिर आता है हैलोजन लैंप। आपने देखा होगा हैलोजन जो घरों में फंक्शन वगैरह में लगाई जाती है। देखो ये हैलोजन लैंप है, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे नीचे एक कांटेक्ट के लिए एक पिन लगी हुई है। ये पिन जब होल्डर में आप इस बल्ब को लगाओगे तो ये पिन सबसे पहले क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी करंट के कांटेक्ट में आएगी और यहीं से क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, ठीक। फिर ये बेस दिया। बेस क्यों दिया? जिससे कि होल्डर में बल्ब फंस जाए, ठीक। फिर ऊपर बढ़े तो एक तरफ उन्होंने क्या बनाया? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, जो जिससे कि करंट जो पीछे से आ रही है बेस के माध्यम से वो इस सर्किट को मिलेगी और ये रोशनी देगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया उसी में क्या करा उन्होंने? टंगस्टन फिलामेंट लगाया, ठीक। उसमें अक्रिय गैसें भरी। अक्रिय गैसें भरने के बाद इन सबको काय से कवर करा? एक कांच के उससे कवर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हैलोजन लैंप है, ठीक। फिर आता है प्रतिदीप्ति ट्यूब लैंप। तो ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है, देखो फिगर में दिखा रखा है, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं वो कि प्रतिदीप्ति सिद्धांत द्वारा कार्य करता है यह बल्ब। और प्रतिदीप्ति लैंप एक गिलास ट्यूब है जिसमें गैस का एक छोटा सा ट्रेस होता है, जैसे कि पारा वाष्प
एक सफ़ेद रंग के लिए, ठीक है। जैसे ये दे रखा है, जैसे पहले जो आपने देखा होगा रॉड चलती थी, रॉड लंबी लंबी रॉडें चलती थी, आपने देखी होंगी, ठीक है। आज भी आपके कॉलेज में क्लासों में लगी होती हैं वो लंबी लंबी रॉडें, वो क्या है, प्रतिदीप्ति बल्ब है, ठीक है। तो उनमें क्या होता था, एक स्टार्टर लगा होता था। स्टार्टर जैसे रॉड जिस उसमें उसकी जो वो होती थी, क्या कहते हैं उसे, छड़ी जो दीवार में फिक्स होती थी, उसमें एक स्टार्टर लगा होता था। रॉड बंद हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, उसे हिला देते थे, रॉड फिर से चलने लगती थी, ठीक है। तो मेन काम क्या होता था कि स्टार्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट के, विद्युत धारा के कांटेक्ट में रहता था और उस छड़ के माध्यम से दोनों पॉइंटों पे रॉड को करंट की सप्लाई देता था, जिसकी वजह से वो कार्य करती थी, ठीक है। और उस रॉड में क्या होता था, एक फिलामेंट होता था पूरी रॉड में और अक्रिय गैसें फिल होती थी, ठीक है। फिर आता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो आपने देखा, ये वाले लैम्प भी देखे होंगे पहले, इस तरीके की CFL आती थी, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं, रेखे क्या वृत्तीय प्रतिदीप्ति लैम्प के रूप में आती हैं, ठीक है। और बहुत सामान्य तरीके से ये काम करती हैं। चमकदार फ्लक्स जो होते हैं वो तापमान पर निर्भर करता है, और CFL जो होती हैं वो बिजली का कम उपयोग करती हैं और तापदीप लैम्प की तुलना में लंबा रेटेड जीवन होता है इनका। अब इनके नीचे जो आप वाइट कलर का राउंड सर्किल देख रहे हो, इस राउंड सर्किल में क्या होता है, पूरा एक सर्किट बना हुआ होता है। इस सर्किट से क्या होता है कि जब ये नीचे वाली कैप की दोनों पिनें होल्डर के कांटेक्ट में लगाई जाती हैं तो होल्डर की पिनों में जो करंट आ रहा होता है वो इन्हें मिलता है, और ये करंट जो है वो इस कैप के अंदर जो सर्किट है वहाँ तक पहुँचता है। और इस सर्किट तक जब करंट पहुँचेगा तो क्या होगा कि ये जो ऊपर की ट्यूब है ये क्या करेगी, हमें रोशनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। अब हाई प्रेशर, ये सोडियम वेपर लैम्प, ये दो टाइप के होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप जो है ये आप लोग खुद से डिस्कस करोगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मुझे फ़ोन करके पूछोगे, ठीक। आगे आते हैं, एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस इन लाइटिंग, प्रकाश व्यवस्था में कुशल ऊर्जा प्रथाएं। तो प्रकाश व्यवस्था में कुशल ऊर्जा प्रथाएं क्या हैं कि प्राकृतिक दिवस प्रकाश का उपयोग करें, यानी कि दिन के दौरान बिजली की रोशनी के बजाय जो नेचुरल रोशनी है उसका उपयोग करने की उपयोगिता जो है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन विशेष रूप से आजकल वातानुकूलित कार्यालय स्थानों और होटलों, शॉपिंग प्लाजा आदि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष रूप से इन सारी चीज़ों को अनदेखा किया जा रहा है। आप क्या देखते हो कि ऑफिस में, होटल में, सब जगह क्या होता है कि अनदेखा करके दिन भर लाइटें खुली रहती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए नुकसानदायक हैं, ठीक है। तो आगे उन्होंने बताया कि औद्योगिक संयंत्र आमतौर पर कुछ फैशन में दिन के उजाले का उपयोग करते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से तैयार किए गए डे लाइटिंग सिस्टम से कर्मियों को शिकायत हो सकती है दिन के समय इलेक्ट्रिक लाइट के पूरक उपयोग से, ठीक है। दिन की रोशनी को शामिल करने के कुछ तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं कि अभिनव डिज़ाइन संभव है जो दिन के उजाले की चकाचौंध को ख़त्म करते हैं और अंदरूनी हिस्सों के साथ अच्छी तरह से मिश्रण करते हैं। नियमित अंतराल पर छत की चौड़ाई में लगातार चल रही गिलास स्ट्रिप औद्योगिक दुकान के फर्श तथा स्टोरेज वेज पर अच्छी समान प्रकाश व्यवस्था प्रदान कर सकती है। FRP सामग्री के साथ पारदर्शी या पारभासी फॉल सीलिंग के साथ आकाश रोशनी को शामिल करने वाला एक अच्छा डिज़ाइन अच्छी चमक मुक्त प्रकाश प्रदान कर सकता है। फॉल सीलिंग भी प्राकृतिक प्रकाश के साथ आने वाली ऊष्मा को काट देगी, ठीक है। बुनियादी वास्तुकला में FRP गुंबद के साथ एट्रियम का उपयोग ऊंची इमारतों के मार्ग में विद्युत रोशनी के उपयोग को समाप्त करता है, ठीक है।
खिड़कियों से प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए। चकाचौंध से बचने के लिए इसे अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। चमक के बिना प्राकृतिक प्रकाश प्रदान करने के लिए हल्की अलमारियों का यूज़ करना चाहिए। अत्यधिक प्रकाश को कम करने के लिए डीलैम्पिंग। तो डीलैम्पिंग क्या है? प्रकाश ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए डीलैम्पिंग एक प्रभावी तरीका है। कुछ उद्योगों में लैंप की बढ़ती ऊंचाई को कम करना, कुशल विद्युत दीप प्रदान करना और फिर डीलैम्पिंग ने यह सुनिश्चित किया कि रोशनी शायद ही प्रभावित हो। खाली जगहों पर डीलैम्पिंग, जहां सक्रिय कार्य नहीं किया जा रहा, यह भी एक उपयोगी अवधारणा है। ठीक है। फिर आता है टास्क लाइटिंग। ठीक, तो टास्क लाइटिंग क्या है कि टास्क लाइटिंग का तात्पर्य केवल वास्तविक छोटे क्षेत्र में आवश्यक अच्छी रोशनी प्रदान करना है। यानी कि टास्क लाइटिंग का मतलब क्या है कि छोटे क्षेत्र में, छोटे एरिया में जितनी आवश्यकता है उतनी रोशनी प्रदान करना जहां कार्य किया जा रहा है, जबकि दुकान के तल या कार्यालय की समान रोशनी को निचले स्तर पर देख रखा गया है, जैसे मशीन माउंटेड लैम्प या टेबल लैम्प। ठीक है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब पहले आज भी लोग बच्चे जब घर में पढ़ने बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपने टेबल लैंप लगा लेते हैं। उस टेबल लैंप से क्या होता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि पूरे कमरे की लाइट बंद कर दी और जो बुक हमारे सामने रखी है उस पर प्रकाश की रोशनी पड़ी, और वो रोशनी क्या हुई, इतनी सफिशिएंट हुई कि हमने उसे आसानी से टेबल लैंप की रोशनी के माध्यम से पढ़ लिया। ठीक है। तो छोटे से क्षेत्र में आवश्यक रोशनी को प्रदान करना क्या कहलाता है? टास्क लाइटिंग कहलाता है। उसमें क्या होता है कि हम उसमें कम वाट में भी अपना काम चला लेते हैं। वैसे अगर हम पूरे कमरे में बल्ब जला के बैठेंगे तो हमें ज़्यादा वाट की बल्ब लाइट लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम टेबल लैंप के माध्यम से बैठे तो जितनी हमें आवश्यकता है उतने को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है। आगे उन्होंने क्या बताया? उच्च दक्षता लैंप और ल्यूमिनरीज का चयन। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ऊपर दी गई तालिका कौन सी है? ये वाली। ठीक है। इसमें जो है उन्होंने हर प्रकार के लैंप की, जैसे तापदीप लैंप है उसकी रेंज बताई है, उसका एवरेज बताया है, उसका रंग के प्रतिपादन सूचकांक बताया है। ठीक है। विशिष्ट अनुप्रयोग बताए हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं और लाइफ कितनी होती है। ठीक है, कितने घंटे की लाइफ होती है। ऐसे प्रतिदीप्ति लैंप, कॉम्पैक्ट प्रतिदीप्ति लैंप, उच्च दबाव पारा, हैलोजन लैंप। ठीक, ये सारी उन्होंने चीज़ें इसमें बताई हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऊपर दी गई तालिका में सामान्य प्रकार के लैंप का विवरण संक्षेप में दिया गया है। अधिक कुशल प्रकारों के साथ प्रतिस्थापित करके लैंप के लिए ऊर्जा की बचत क्षमता की पहचान करना संभव है। ठीक, दीपक प्रतिस्थापन के निम्नलिखित उदाहरण आम हैं। ठीक, आप कभी तापदीप बल्ब यूज़ करो, कभी प्रति तापदीप यूज़ करो। ठीक है, कभी हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज बल्ब को यूज़ करो। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है। ठीक, यदि रंग प्रतिपादन एक महत्वपूर्ण कारक है तो कुछ सीमाएं हो सकती हैं। ध्यान दिया जा सकता है कि ज़्यादातर मामलों में विद्युत दीप और नियंत्रण गियर को भी बदलना होगा। बचत बड़ी होती है यदि प्रकाश योजना को उच्च प्रभावकारिता लैंप और विद्युत दीप के साथ नया रूप दिया जाता है। फिर क्या आता है? प्रकाश फीडर वोल्टेज की कमी। तो प्रकाश फीडर वोल्टेज की कमी का क्या मतलब है कि जो आपको हमने प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट दिखाई थी, कौन सी वाली? ये, सॉरी, एक मिनट, 5.10, 5.9, ये 5.1। ठीक है, इसमें जो ट्यूब दिखाई आपको, तो वो क्या कह रहे हैं
वो कह रहे हैं कि प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट के लिए प्रकाश उत्पादन और बिजली की खपत पर वोल्टेज की भिन्नता के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, इसी तरह की भिन्नताएं अन्य गैस डिस्चार्ज लैंप जैसे पारा वाष्प लैंप, धातु हैलाइड लैंप और सोडियम वाष्प लैंप में देखी जा सकती है। इसलिए प्रकाश फीडर वोल्टेज में कमी जो है वो ऊर्जा की बचत कर सकती है, बशर्ते प्रकाश उत्पादन में गिरावट स्वीकार्य है। ठीक है, कई क्षेत्रों में रात के समय ग्रिड वोल्टेज सामान्य से अधिक है, इसलिए वोल्टेज में कमी ऊर्जा को बचा सकती है और रेटेड प्रकाश उत्पादन भी प्रदान कर सकती है। कुछ निर्माता मानक उत्पादनों के रूप में रिएक्टर और ट्रांसफार्मर की आपूर्ति कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उद्योगों ने इन उपकरणों का उपयोग किया है और 5% से 15% की बचत की सूचना दी है। उच्च रात के समय वोल्टेज की समस्या वाले उद्योगों को कम समय पूर्व दीपक विफलताओं का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो फिर आता है हमारा डीजल जनरेटर सेट। ठीक है, तो डीजल जनरेटर सेट क्या होता है, आपने देखा होगा जनरेटर आप लोग मोस्टली यूज़ भी करते हो। वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ डीजल इंजन का संयोजन है। ठीक है, यह इंजन जनरेटर का एक विशिष्ट मामला है। एक डीजल संपीड़न इग्निशन इंजन आमतौर पर डीजल ईंधन पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कुछ प्रकार अन्य तरल ईंधन या प्राकृतिक गैस के लिए अनुकूलित है। ठीक है, डीजल जनरेटिंग सेट का उपयोग पावर ग्रिड से कनेक्शन के बिना या ग्रिड के विफल होने पर और साथ ही साथ अधिक जटिल अनुप्रयोगों जैसे कि पीक लोपिंग, ग्रिड समर्थन और पावर ग्रिड को निर्यात के लिए आपातकालीन बिजली आपूर्ति के रूप में किया जाता है। ठीक, कम भार या बिजली की कमी से बचने के लिए डीजल जनरेटर का उचित आकार महत्वपूर्ण है। अलग अलग साइज़ के डीजल जनरेटर आते हैं, जितनी आपको आवश्यकता हो उसी साइज़ का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डीजल जनरेटर सेट है। ठीक, और ये यहाँ से कहीं पेपर में कोई ऐसा विशेष क्वेश्चन बनता नहीं है लोडिंग एस्टिमेशन से, इसलिए ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक को छोड़ दो। ये ज़रूर डिस्कस कर लेना कि डीजल जनरेटर सेट के लिए ऊर्जा की बचत के उपाय। ये कभी कभी इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीजल जनरेटर सेट के लिए ऊर्जा की बचत के उपाय से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए या विस्तृत रूप में समझाइए। अगर संक्षेप में समझाने को कहें वो कि शॉर्ट नोट लिखिए, तो केवल जितने पॉइंट इसमें है वही लिख के आएंगे। अगर विस्तृत रूप में कहें तो अभी जो डीजी सेट हमने पूरा डिस्क्राइब किया उसे लिखना होगा, साथ में ये ऊर्जा की बचत के उपाय लिखने होंगे। तो ऊर्जा की बचत के उपाय क्या थे कि डीजल जनरेटर सेट पर स्थिर लोड की स्थिति सुनिश्चित करें और अंतर्गम पर ठंड धूल मुक्त हवा प्रदान करें। गर्म मौसम के मामले में बड़े सेट के लिए एयर वॉशर का उपयोग माना जा सकता है। ठीक है, फिर आता है फिल्ट्रेशन में सुधार यानी वायु निस्पंदन में। निर्माता के दिशा निर्देश, तेल कंपनी के आंकड़ों के अनुसार ईंधन तेल भंडारण, हैंडलिंग और तैयारी सुनिश्चित करें। ईंधन और तेल के एडिटिव्स पर विचार करें ताकि वे क्या हो, डीजी सेट उपयोग के लिए ईंधन तेल गुणों का लाभ उठाते हैं। बार बार ईंधन इंजेक्शन पंपों को कैलिब्रेट करें। रखरखाव चेकलिस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करें। स्थिर लोड की स्थिति सुनिश्चित करना। उतार चढ़ाव से बचना, फेज़ों में असंतुलन, हार्मोनिक भार। बेस लोड ऑपरेशन के मामले में भाप निर्माण या प्रशीतन चिलर इकाई निगमन के लिए अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी प्रणाली को अपनाने पर विचार करें। यहाँ तक कि जैकेट कूलिंग वाटर हीट रिकवरी वाष्प अवशोषण प्रणाली अपनाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ईंधन लागत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जनरेशन के लिए बायोमास गैस के अधिक उपयोगों पर विचार करें। लंबे समय में ईंधन की उपलब्धता में सुधार के लिए गैस से
टार निकालना सुनिश्चित करें। बेहतर लोडिंग और ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए डीजल सेट के बीच समांतर संचालन पर विचार करें। डीजी सेट प्रदर्शन और आवश्यकताओं के अनुसार रखरखाव की योजना की निगरानी के लिए नियमित रूप से क्षेत्र परीक्षण करना। ठीक है, आगे देखो, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं उन्होंने कि जीएलएस क्या है। ठीक है, तो जीएलएस क्या है बताओ। इनमें से एक ऑप्शन, अभी हम लोग इतनी चीज़ें डिस्कस करके आए, बताओ आप लोग। तो जीएलएस जो है वो है हमारा जनरल लाइटिंग सर्विसेज। ठीक है, इसी तरीके से एक उपकरण जो एक या अधिक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश को वितरित करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा ल्यूमिनायर, विद्युत दीप। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो सारी जो है वही ये सारे मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन बना के उन्होंने पूछे हैं। प्रज्वलकों का उपयोग डैश शुरू करने के लिए किया जाता है। काय के शुरू करने के लिए किया जाता है बताओ? सोडियम वेपर लैंप के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5th चैप्टर जो है वो हमारा पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो बचा हुआ अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर हमारा बचा हुआ है, एनर्जी इफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा फिर देखो, उन्होंने बताया कि अगला ये 2-3 ऑप्शनल वाले क्वेश्चन और रह गए हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला जो उन्होंने बताया वो हमारा बताया कि दीपक द्वारा उपभोग की गई शक्ति और दीपक द्वारा उत्सर्जित चमकदार फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? तो वो कहलाता है चमकदार प्रभावकारिता। इसलिए स्टार्टिंग में जितनी भी डेफिनेशन है उन सबको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान मेरा नहीं है, आप ही सबका है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो और कोई ऐसा विशेष इसमें कोई समझाने का नहीं है अब। ठीक है, अब आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन रोशनी की सबसे अच्छी परिभाषा है? प्रकाश ऊर्जा के प्रवाह की समय दर प्रति इकाई क्षेत्र पर एक चमकदार फ्लक्स घटना। आगे दिया है कि दिशा के संबंध में बिना किसी वस्तु से उत्सर्जित फ्लक्स घनत्व या किसी दिशा में किसी वस्तु से उत्सर्जित फ्लक्स घनत्व। तो क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र पर चमकदार फ्लक्स घटना। हमने बताया भी था कि एक पर्टिकुलर एरिया पे एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी चमकदार फ्लक्स आपतित होगा वो क्या होगा? विजुअल लाइट होगी। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। फिर जो अभी हमने लिस्ट दिखाई थी तो उसमें क्या है? रंग प्रतिपादन सूचकांक को किस पैमाने में नापा जाता है बताओ? 1 से 100, 1 से 1000 या 100 से 1000 या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ काय में नापा जाता है? रंग प्रतिपादन सूचकांक हमेशा 1 से लेके 100 के बीच में नापा जाता है। ठीक है, अभी इसी तरीके से मैं सारे मल्टीपल क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के करवाऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।